नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पार्लियामेंट यानी संसद पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के कितने अंग हैं। तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमने अपने पार्लियामेंट्री चैप्टर के पहले वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के गठन, संरचना, सदस्यों की योग्यता तथा निर्भरता यानी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के आधार को समझा था। लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की अवधि को समझा था कि वो कितने दिन तक उनकी कार्यकाल होती है और उनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, और सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया के बारे में भी समझा था कि उनकी चुनाव प्रक्रिया क्या है, उनका चुनाव कैसे होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है और राज्यसभा का चुनाव राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में वो सारा चीज़ समझा था और आज हम लोग लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के भूमिका, शक्ति, कार्य यानी रोल, पावर, वर्क के बारे में समझेंगे और यह भी समझेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के पास कौन सा स्पेशल पावर है जो राज्यसभा अध्यक्ष के पास नहीं है, और संसद से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दावलियों यानी टर्मिनोलॉजी के बारे में भी समझेंगे जो कि एग्जाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर वो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बुलेटिन क्या है, कोरम क्या है, स्थगन प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, विश्वास प्रस्ताव क्या है, शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है। ये सब शब्दावलियों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और लोकसभा से रिलेटेड या संसद से रिलेटेड महत्वपूर्ण अस्थायी समितियों के बारे में भी समझेंगे। आइए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद टॉपिक कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 4 माह, दूसरा ऑप्शन है 6 माह, तीसरा ऑप्शन है 8 माह, चौथा ऑप्शन है 9 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति, दूसरा ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, तीसरा ऑप्शन है लोक उपक्रम समिति, चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? पहला ऑप्शन है भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, दूसरा ऑप्शन है भारत का सॉलिसिटर जनरल, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चौथा ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है अध्यक्ष अध्यक्ष राज्यसभा का, तीसरा ऑप्शन है अध्यक्ष लोकसभा का, चौथा ऑप्शन है मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? पहला ऑप्शन है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, दूसरा ऑप्शन है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तीसरा ऑप्शन है विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो। डी ऑप्शन है विकल्प बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, परिषद का अध्यक्ष, अध्यक्ष लोकसभा का, उपाध्यक्ष लोकसभा का। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है? पहला ऑप्शन है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, दूसरा ऑप्शन है कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, तीसरा ऑप्शन है उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, चौथा ऑप्शन है उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है साधारण विधेयक, दूसरा ऑप्शन है धन विधेयक, तीसरा ऑप्शन है वित्त विधेयक, चौथा ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक अनुपूर्ति
है, यानी कि आवश्यक कोरम है। पहला ऑप्शन है 1/10, दूसरा ऑप्शन है 1/6, तीसरा ऑप्शन है 1/4, चौथा ऑप्शन है 1/3। आइए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के बारे में पहले समझेंगे कि ये कौन है और इनका चुनाव कैसे होता है और इनकी भूमिका क्या है, शक्ति क्या है और कार्य क्या है। तो आइए हम लोग एक एक करके बारी बारी से सभी को समझते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का मुखिया होता है और उसकी चुनाव लोकसभा की पहली बैठक में सत्तारूढ़ दल यानी कि मेजोरिटी पार्टी जिसकी सरकार बन रही है उसके सदस्यों के बीच से किया जाता है। तो वहीं राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उसका चुनाव अलग प्रक्रिया से होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति चुना जाता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह राज्यसभा का मुखिया होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रवक्ता होता है, वैसे ही राज्यसभा अध्यक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। वह संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है और वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का उपभोग करता है। यहाँ इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि सरकार का मुखिया तो प्रधानमंत्री होते हैं और लोकसभा का मुखिया लोकसभा अध्यक्ष और सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के मुखिया होते हैं। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री कहलाते हैं और देश के मुखिया राष्ट्रपति कहलाते हैं और लोकसभा के मुखिया लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं और राज्यसभा के मुखिया राज्यसभा सभापति कहलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा का सभापति भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया व राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। आइए अब इनके शक्तियों के बारे में जानते हैं। पहला शक्ति है सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है, मतलब कि नियम और कानून बनाता है कि संसद का संचालन कैसे होगा और उसकी कार्यवाही कब से कब होगी, क्या होगी। इसका निर्णय सभापति या पीठासीन अध्यक्ष करते हैं। पीठासीन अध्यक्ष का मतलब हुआ कि जो हेड होते हैं लोकसभा राज्यसभा उन्हें पीठासीन अध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है और उसका निर्णय अंतिम होता है, मतलब कि संसद से रिलेटेड कोई भी डिसीजन उसका अंतिम होगा। संसद के भीतर हुआ संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय कानूनों का अंतिम व्याख्याकार होता है। उसके पास निर्णायक मत देने की शक्ति होती है, मतलब कि अगर कोई भी वोट किसी भी बिल पे वोटिंग हो रहा है, मतदान हो रहा है और उसमें अगर बराबर दोनों तरफ से वोट मिलता है, सपोज दैट विपक्ष में भी सेम वोट मिला और पक्ष में भी सेम वोट मिला, तो उस टाइम पे जब दोनों का वोट बराबर हो गया तो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास यह अधिकार होता है कि वो निर्णायक मत दे सकता है, लेकिन वो बराबर के पक्ष में, मतलब जब बराबर का कंडीशन होता है तभी वो निर्णायक मत दे सकता है, बार में उसे मत देने का अधिकार नहीं है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता या प्रश्न का निपटारा करता है, तो वहीं राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के किसी सदस्य की निर्भरता या उससे रिलेटेड प्रश्न पर निपटारा करता है। स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। अपने सदन में समितियों का सभापति नियुक्त करता है। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं संसद में। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र जो कि फरवरी से मई के बीच होता है और दूसरा मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में होता है और तीसरा शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। इसमें बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है से जुड़े सारे आय व्यय के बारे में डिस्कस किया जाता है और उसका सारा हिसाब रखा जाता है तथा आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का प्रारूप संसद के सामने डिस्कशन के लिए पेश किया जाता है। हम लोग बजट, धन विधेयक और वित्त विधेयक को एक अलग से वीडियो में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसमें शॉर्ट में इसे समझाना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग इसे अच्छे से एक अलग वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो अभी हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के पास यह एक स्पेशल पावर है कि जब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। यह पावर राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है, यह पावर केवल लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। और दूसरा पावर यह है कि वह तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और उसका निर्णय उससे रिलेटेड अंतिम होता है।
क्योंकि धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है, इस कारण से उससे रिलेटेड लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और वह यह डिसाइड करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। आइए अब संसद के महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में समझते हैं। पहला है शून्यकाल यानी 0 आवर। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। इस काल के दौरान सदस्य महत्वपूर्ण मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। तो अब आइए जानते हैं प्रश्नकाल के बारे में, मतलब क्वेश्चन आवर। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनको उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना या प्रत्यालोचन का समय मिलता है, जिसके 2 लाभ हैं। एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों एवं अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है और दूसरा, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देते रहता है। आइए अब अगले शब्दावली के बारे में जानते हैं। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मतलब यह होता है कि किसी महत्वपूर्ण लोक महत्व के मामले जो कि विलंब में पड़ा हुआ है, उसके ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना होता है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन अविलंबीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। गणपूर्ति यानी कोरम, मतलब कि संसद का बैठक स्टार्ट करने से पहले संसद में एक कोरम होता है, संसद का एक गणपूर्ति होता है कि मिनिमम सदस्यों की संख्या उतनी उपस्थिति होनी चाहिए, तो उसे कोरम कहते हैं। जैसे कि सदन के पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, मतलब कि 1/10 सदस्यों की उपस्थिति रहनी चाहिए, तभी ये संसद का बैठक की कार्यवाही पूरी की जाएगी। यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व है कि सदन को स्थगित या गणपूर्ति तक कार्य संपन्न न करे। गिलोटिन प्रस्ताव। जब यह प्रक्रिया है जिसमें सभी मामलों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो, बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रख दिया जाता है। कटौती प्रस्ताव। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिनों के अंदर उस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। इस प्रस्ताव को लोकसभा में लाने के कारण बताना अनिवार्य नहीं है और यह सिर्फ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है, मतलब कि मंत्रिपरिषद का बहुमत लोकसभा में है कि नहीं, यह जानने के लिए इसे लाया जाता है। यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद का त्याग देना पड़ जाता है, मतलब कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पत्र विपक्षी दल के किसी सदस्य के द्वारा लाया गया है और वह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाता है, मतलब कि सरकार गिर जाती है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की तरह ही सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है और लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होता है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना अनिवार्य नहीं होता था, वैसे ही इसमें लोकसभा में कारण बताना अनिवार्य होता है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। ठीक है, यदि यह लोकसभा में पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। जैसा कि अविश्वास प्रस्ताव में हमने भी देखा कि अगर वह लोकसभा में पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है, लेकिन निंदा प्रस्ताव अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है। विश्वास प्रस्ताव। बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के संदेह में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है या नहीं है। यदि विश्वास प्रस्ताव सदन में पारित नहीं हो पाती है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। सत्ता पक्ष दल मतलब सरकार विश्वास प्रस्ताव लाती है और वह लोकसभा में अगर पारित नहीं हो पाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाता है, मतलब सरकार गिर जाती है।
क्योंकि सरकार अल्पमत में आ जाती है ना, इसके कारण सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार को कंटिन्यू रखने के लिए बहुमत होना आवश्यक है, जो कि 50% प्लस 1 होना चाहिए। धन्यवाद। प्रस्ताव। प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति के इस संशोधन पर दोनों सदनों में चर्चा होती है तथा मतदान होता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना भी आवश्यक है। यदि यह प्रस्ताव सदन में पारित नहीं होता है तो सरकार को पराजित होना पड़ता है और उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब एक तरफ से हम बोल सकते हैं यह प्रस्ताव भी सदन में सरकार की बहुमत को चेक करता है कि उसकी बहुमत सदन में है या नहीं है। लेम डक सत्र। मतलब कि नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचन नहीं हो पाते हैं वह लेम डक कहलाते हैं। मतलब कि जैसे सपोज दैट अभी प्रेजेंट में जो भी सरकार में सदस्य हैं वह अगर अगले चुनाव में नहीं जीत पाते हैं तो वह लेम डक कहलाएंगे। हम लोग सरकारी विधेयक तथा गैर सरकारी विधेयक के बारे में समझेंगे। सरकारी विधेयक इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य होता है। और वहीं गैर सरकारी विधेयक इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है, इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि सरकार को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा प्रस्ताव के लिए 1 माह का नोटिस होना चाहिए। वहीं आइए अब हम लोग संसद की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जानते हैं। पहला है प्राक्कलन समिति, जो कि अस्थायी समिति है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं एवं राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, मतलब कि इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इस सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इस समिति के कार्य हैं सरकारी खर्च में कमी तथा प्रशासन में सुधार कैसे लाए जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देना। प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पर सदन में बहस नहीं होता है और प्राक्कलन समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति प्राक्कलन कमेटी के जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात है। यह भी अस्थायी समिति है। समिति में 22 सदस्य जिसमें 15 लोकसभा तथा राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इन सभी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। 1967 के बाद से समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। उससे पहले सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य इसके अध्यक्ष होता था। इस समिति में राज्यसभा के सदस्य इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है और उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। इस समिति का कार्य है कि मंत्रालय के व्ययों तथा कैग द्वारा लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों और रिपोर्ट की जांच करना है। तीसरा है सरकारी उपक्रमों की समिति। यह भी अस्थायी समिति है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यह समिति भी अस्थायी समिति है। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नॉमिनेटेड होता है। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है और इसका कार्य है कि सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों यानी रिपोर्ट और लेखाओं की एवं उन पर कैग के प्रतिवेदनों यानी उनके रिपोर्ट की जांच करना तथा ऐसे विषयों की भी जांच करना जो सदन का अध्यक्ष द्वारा बताया गया हो। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण अस्थायी समितियों के बारे में भी देखते हैं। जैसे कार्य मंत्रणा समिति। इस समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और दूसरा है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति। इसका गठन केवल लोकसभा में होता है और समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष समिति का अध्यक्ष होता है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं यानी महत्वपूर्ण फैक्ट को जानते हैं। जैसे महान्यायवादी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदन की संयुक्त बैठक में भी भाग लेता है और सदन की किसी समिति जिसके वह सदस्य नहीं है या है उसमें भी भाग लेता है। अपने विचार को व्यक्त करता है और लेकिन सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं है उसे। आइए अब हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है संसद के दोनों सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल
दिया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 4 माह, दूसरा ऑप्शन है 6 माह, तीसरा ऑप्शन है 8 माह और चौथा ऑप्शन है 9 माह। तो इसका आंसर होगा 6 माह, क्योंकि दो सदनों के बीच में मैक्सिमम 6 माह का ड्यूरेशन हो सकता है, मतलब कि 6 माह का अंतराल हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो अभी हमने पढ़ा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति, दूसरा ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, तीसरा ऑप्शन है लोक उपक्रम समिति और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो अभी हमने पढ़ा है अस्थायी समिति कौन कौन से थे, 3 समिति थे, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। तो ये तीनों यहाँ ऑप्शन में क्या है? अस्थायी समिति है और डी क्या है? नॉन अस्थायी समिति है। तो यह हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, जो कि नॉन अस्थायी समिति है, मतलब कि अस्थायी समिति है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जो संसद के सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? पहला ऑप्शन है भारत का अटॉर्नी जनरल, यहाँ यानी महान्यायवादी, और दूसरा ऑप्शन है भारत का सॉलिसिटर जनरल, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चौथा ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो अभी हमने पढ़ा है महान्यायवादी के बारे में कि वह संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद के सभी सत्र में भाग लेता है और उसके वो अपना विचार को भी रखता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? आंसर हो गया, जो कि भारत का अटॉर्नी जनरल बता रहा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट है, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है अध्यक्ष राज्यसभा का, तीसरा ऑप्शन है अध्यक्ष लोकसभा का, चौथा ऑप्शन है मंत्रिमंडल। तो अभी हमने पढ़ा है कि स्पेशल पावर लोकसभा अध्यक्ष का, कि लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि वह कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और दूसरा पावर क्या पढ़ा था कि उसके पास वो एक स्पेशल पावर है कि वो ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता करता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी क्या हो गया? आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सी में लोकसभा अध्यक्ष दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन निर्णय लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? मतलब कि ज्वाइंट मीटिंग कब बुलाया जाता है दोनों सदनों का? ऑप्शन है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, दूसरा ऑप्शन है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तीसरा ऑप्शन है विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो, चौथा ऑप्शन है विकल्प बी और सी। तो यहाँ हमारा आंसर डी होगा, क्योंकि विकल्प बी और सी दोनों सही है। जब कोई विधेयक एक लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है और राज्यसभा में वो पेंडिंग हो जाता है, तब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, या जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी हुआ, विकल्प बी और सी दोनों सही। क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। ऑप्शन है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, दूसरा ऑप्शन है कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, तीसरा ऑप्शन है उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, चौथा ऑप्शन है उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो जब ज्वाइंट सेशन बैठाया जाता है, मतलब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, तो उसमें जिस विधेयक पे चर्चा होती है या जिस विधेयक पे मतदान किया जाता है, उसमें उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत यानी कि 50%+1 से उसे पारित होना अनिवार्य होता है। इसलिए यहाँ हमारा आंसर क्या हुआ? ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है साधारण विधेयक, दूसरा ऑप्शन है धन विधेयक, तीसरा ऑप्शन है वित्त विधेयक, चौथा ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक। तो इसमें पहला ऑप्शन साधारण विधेयक जो है वो उसको 50%+1 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। दूसरा ऑप्शन धन विधेयक है, वो केवल लोकसभा में पारित होता है। तीसरा ऑप्शन है वित्त विधेयक, इसके लिए भी साधारण बहुमत यानी कि 50%+1 जरूरत होता है। और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक,
इसमें हमने पढ़ा है अमेंडमेंट, हमने संविधान संशोधन वाले वीडियो में अच्छे से इसको डिस्कस किया है कि संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत यानी कि 2/3 सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हुआ, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है, यानी कि कोरम कितना होना चाहिए। तो कोरम में हमने भी पढ़ा है कि 1/10 मतलब कि 10% टोटल सदस्यों की 10% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया 1/10। तो हमने सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमने भी सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया और पार्लियामेंट्री यानी कि संसद से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण तथ्यों, शब्दावलियों और लोकसभा राज्यसभा के सभापति के शक्ति, पावर, उनकी भूमिका तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण शब्दावलियों से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझने का कोशिश किया। आइए हम लोग संसद के सत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण शब्दावली को समझते हैं। स्थगन, अध्यक्ष द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय यानी कुछ घंटे, दिन, सप्ताह के लिए निलंबित किया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, अध्यक्ष या सभापति द्वारा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। अध्यक्ष सभापति स्थगन के समय के पहले भी बैठक आहूत कर सकता है। अगला शब्दावली है सत्रावसान, पीठासीन अधिकारी सदन के सत्र को पूर्व होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है, मतलब कि सत्रावसान की अधिसूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, न कि सभापति या पीठासीन अधिकारी के पास। अगला शब्दावली है विघटन। विघटन विद्यमान सभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है। लोकसभा को 2 कारणों से विघटित किया जाता है, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने पर या जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले जिसे लेने के लिए वह प्राधिकृत है, मतलब कि स्वैच्छिक है, मतलब कि उसके पास अधिकार है कि वो 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। हमने इस वीडियो में पार्लियामेंट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण शब्दावली, कार्य, भूमिका, पावर आदि का डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।